नमस्कार सभी पशुधन सहायक भाइयों को। दोस्तों, आज की पशुधन सहायक क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने LSA राजस्थान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की क्लास को पूरा देखें और वीडियो को सभी पशुधन सहायकों के पास में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन की अवस्था जिसमें गुणसूत्र विषुवत रेखा पर जमा हो जाते हैं। तो दोस्तों, वह अवस्था मेटाफेज अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? मेटाफेज। अगला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन की अवस्था जिसमें क्रोमेटिन धागे संघनित होकर के गुणसूत्र बनाते हैं। तो वह अवस्था होती है प्रोफेज अवस्था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोशिका द्रव का विभाजन कहलाता है। कोशिका द्रव का विभाजन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, उसे साइटोकाइनेसिस बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोफेज प्रथम की अवस्था जिसमें गुणसूत्र गुलदस्ते के समान दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, उसे लेप्टोटीन अवस्था बोला जाता है। यानी कौन सी प्रोफेज की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र गुलदस्ते के समान दिखाई देते हैं? लेप्टोटीन अवस्था के दौरान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? यानी जीन विनिमय कौन सी अवस्था में होता है? तो जीन विनिमय पैकिटीन ऑप्शन नंबर ए अवस्था में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूर्वजों के प्रदर्शन के आधार पर बच्चों का चयन करना कहलाता है। तो दोस्तों, ऐसे चयन को वंशावली चयन बोला जाता है। यानी कि बड़े बुजुर्गों के प्रदर्शन के आधार पर बच्चों को सेलेक्ट करना कौन सा सिलेक्शन कहलाएगा? वंशावली सिलेक्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है एंडोलिज्म फाउल में पंखों का रंग किसका उदाहरण होता है? तो दोस्तों, एंडोलिज्म फाउल में पंखों का रंग अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण होता है। किसका? अपूर्ण प्रभाविकता का। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट हॉर्न गाय में त्वचा का रंग किसका उदाहरण होता है? तो दोस्तों, शॉर्ट हॉर्न गाय में त्वचा का रंग सप्रभाविता का कारण होता है। किसका? सप्रभाविता का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलैबोरेटिव जीन्स का उदाहरण है। इन चारों में से आपको कोलैबोरेटिव जीन का उदाहरण बताना है। तो दोस्तों, इसका उदाहरण होगा मुर्गे में कलंगी के प्रकार कोलैबोरेटिव जीन के उदाहरण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि आपको क्वेश्चन में एक अवस्था दिखाई दी है, तो इसमें आपको युग्मों की संख्या बतानी है। इसमें कितने युग्मक बनेंगे? तो दोस्तों, इस अवस्था में युग्मकों की संख्या 2 बनेगी। ठीक है। 2 युग्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सबसे अच्छी ब्रूडर नस्ल होती है। आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से बताना है कि सबसे अच्छी ब्रूडर नस्ल कौन सी है। तो सबसे अच्छी जो ब्रूडर नस्ल होती है वो असील नस्ल होती है। कौन सी? असील। दोस्तों, अगर वीडियो क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिएगा। और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको आगे इसमें मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, असील के मुर्गा एवं मुर्गी का वजन क्रमशः कितना होता है? तो इनका वजन 4.5 kg से 3.5 kg तक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोल्ट्री की सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है? तो पोल्ट्री की सबसे भारी नस्ल जर्सी ब्लैक जियांट होती है। कौन सी? जर्सी ब्लैक जियांट पोल्ट्री की सबसे भारी नस्ल होती है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ब्रेड लाइक एप्रैंस किस नस्ल की होती है? तो ब्रेड लाइक एप्रैंस होती है जो दोस्तों किस नस्ल की होती है? वाइट लेगहॉर्न नस्ल की। वाइट लेगहॉर्न नस्ल की ब्राइड लाइक अपीयरेंस
होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोल्ट्री की सबसे हल्की नस्ल कौन सी होती है? तो पोल्ट्री की सबसे हल्की नस्ल जो होती है वो कड़कनाथ होती है। कौन सी? कड़कनाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉर्न कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को किसमें मिलता है? तो हॉर्न कैंसर ब्लैक कॉक में देखने को मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सींग रोधन का उपयुक्त समय होता है, यानी सबसे अच्छा सींग रोधन करने का समय होता है, तो वह होता है 1 से लेकर के 10 दिन की उम्र के अंदर अंदर सींग रोधन करना उपयुक्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सींग रोधन में कौन सा रसायन काम में लेते हैं? तो सींग रोधन में NaOH और KH दोनों रसायन काम में लिए जाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, A एंड B। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक डीहोर्नर में सींग रोधन करते समय उसका टेम्परेचर टाइम क्या होना चाहिए? तो उसका टेम्परेचर टाइम 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 10 सेकंड होना चाहिए, यानी 10 सेकंड के अंदर 1000 फ़ारेनहाइट डिग्री उसका टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बधियाकरण की रक्तहीन विधि कौन सी है? तो बधियाकरण करने की वुडिजो के द्वारा और रबर के छल्ले द्वारा, ये दोनों की दोनों विधि रक्तहीन है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, A एंड B। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, थारपारकर के लिए केंद्रीय गाय प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। थारपारकर के लिए केंद्रीय गाय प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद VCI की स्थापना कब हुई? तो सन 1984 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा सहकारी समितियां कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गुजरात राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा सहकारी समितियां स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत होता है। तो प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत होता है, करके सिखाना एवं देखकर विश्वास करना होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, A एंड C। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सटेंशन किसके बीच का जीवंत रिश्ता है? तो दोस्तों जो एक्सटेंशन होता है वो प्रसार कार्यकर्ता एवं किसान के बीच का रिश्ता होता है। ठीक है। प्रसार कार्यकर्ता एवं किसान के बीच का रिश्ता होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? तो दोस्तों दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों जब आपसे बोला जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो आपको आंसर लगाना है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। अगर ये आपको आंसर में नहीं मिलता है तो फिर आपको डॉक्टर MS स्वामीनाथन को सिलेक्ट करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसार शिक्षा का पिता किसे बोला जाता है? तो दोस्तों प्रसार शिक्षा के पिता जेम्स स्टुअर्ट को बोला जाता है। जेम्स स्टुअर्ट को प्रसार शिक्षा, फादर ऑफ एक्सटेंशन जेम्स स्टुअर्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पशु पोषाहार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह जामडोली जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? पशु पोषाहार संस्थान जामडोली जयपुर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइंड पाइप एवं साउंड बॉक्स के नाम से कौन से अंग जाने जाते हैं? तो वाइंड पाइप के नाम से ट्रेकिया और साउंड बॉक्स के नाम से
लैरिंग्स जाना जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों में साउंड बॉक्स होता है, तो पक्षियों में साउंड बॉक्स सैरिंग्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्डियक नोट पाई जाती है, तो कार्डियक नोट लेफ्ट लंग में पाई जाती है। लेफ्ट लंग में कार्डियक नोट पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गाय के लेफ्ट लंग में कौन सा लोब अनुपस्थित होता है, तो दोस्तों इसमें इंटरमीडिएट लोब अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा संचरण किस अवस्था में होता है, तो दोस्तों HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन अवस्था में शरीर में ऑक्सीजन का संचरण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शरीर में CO2 की सबसे ज़्यादा संचरण किस अवस्था में होता है, तो दोस्तों CO2 का संचरण शरीर में बाइकार्बोनेट अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, तो दोस्तों फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, यानी फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, तो दोस्तों फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। कहाँ पर? फेफड़ों के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घोड़े की नाल जैसा केंद्रक किस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि घोड़े की नाल जैसा केंद्रक किस में पाया जाता है, तो घोड़े की नाल जैसा केंद्रक मोनोसाइट में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इयोसिनोफिलिया अवस्था किस रोग में होती है, तो दोस्तों एलर्जी, पैरासाइटिक डिजिया और एनालाइटिक शॉक, तो इन तीनों के अंदर ही इयोसिनोफिलिया अवस्था होती है। तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुर्गी का सामान्य तापमान कितना होता है, तो मुर्गी का सामान्य तापमान 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पोल्ट्री की सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है, तो 250 से 300 प्रति मिनट इसकी नाड़ी दर होती है। अगला क्वेश्चन, गाय की सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है, तो गाय की सामान्य नाड़ी दर 45 से 65 प्रति मिनट होती है। अगला क्वेश्चन, गाय के शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो गाय के शरीर का सामान्य तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, तो आरबीसी की संख्या का बढ़ना पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामान्य श्वसन क्या कहलाता है, तो सामान्य श्वसन यूरोपेनिया कहलाता है, यूरोपेनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्वसन का पूर्णतः बंद हो जाना क्या कहलाता है, तो अपोक्सिया कहलाता है, अपोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपेरिन स्रावित करने वाली कोशिका होती है, तो हिपेरिन स्रावित करने वाली कोशिका बेसोफिल होती है। हिपेरिन कौन स्रावित करती है? बेसोफिल सेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एंटी ब्लड कोगुलेंट होता है, तो दोस्तों हिपेरिन, EDTA और एनेसिट्रेट, तो तीनों के तीनों एंटी ब्लड कोगुलेंट हैं, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुअर में पैराकिरोटिसिस किस खनिज की कमी से होता है, तो दोस्तों यह जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से? जिंक की कमी से। अगला क्वेश्चन, ब्लाइंड स्टेरजर बीमारी होती है, तो दोस्तों यह SE की अधिकता से होती है। किसकी अधिकता से? SE की अधिकता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुर्गियों में पैरोसिस किसकी कमी से होता है, तो मुर्गियों में
पैरोसिस मैग्नीज की Mn की कमी से होता है, Mn की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऐसी विटामिन जिनमें सल्फर पाया जाता है। तो दोस्तों बायोटीन एवं थियामिन नामक विटामिन में सल्फर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे एमिनो अम्ल जिनमें सल्फर पाया जाता है। सिस्टीन और मिथ्योनिन में सल्फर पाया जाता है। ठीक है, सिस्टीन और मिथ्योनिन में क्या पाया जाता है? सल्फर। अगला क्वेश्चन, कौन सा खनिज कॉपर के विपरीत कार्य करता है? तो एमओ जो होता है यह कॉपर के विपरीत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, किस बीमारी में पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों टीबी, एंथ्रेक्स के अंदर, किस बीमारी के अंदर? एंथ्रेक्स बीमारी के अंदर पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस बीमारी को साइनोथाइपस कहा जाता है? तो टीबी को साइनोथाइपस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्राउनर काउ सिंड्रोम किस नस्ल से ज़्यादा होता है? दोस्तों होलिस्टियन नस्ल से डाउनर काउ सिंड्रोम ज़्यादा होता है, होलिस्टियन नस्ल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन डिसिफेसेंट की तरह कार्य करता है? ठीक है, तो दोस्तों तीनों के तीनों ही डिसिफेसेंट की तरह कार्य करते हैं। आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैसीय निश्चेतक का उदाहरण होता है? दोस्तों N2O, जीनोन और साइलोप्रोपेन, ये तीनों के तीनों गैसीय निश्चेतक के उदाहरण होते हैं। आंसर उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निर्जीव सतह जैसे फर्श, कांच के उपकरण आदि से जीवाणुओं एवं उनके बीजाणुओं को नष्ट करने वाली औषधियाँ कहलाती हैं, तो उन्हें बोला जाता है डेसिफिसेंट। क्या बोला जाता है? डेसिफिसेंट बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सजीव त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली पर जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए काम में ली जाने वाली औषधि कहलाती है, तो उसे एंटीसेप्टिक औषधि बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, कफ की निकासी को तेज करने वाली औषधियाँ कहलाती हैं, तो दोस्तों उन्हें एक्सपेक्ट्रोनेंट बोला जाता है, एक्सपेक्ट्रोनेंट बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोडेन सल्फेट है, तो कोडेन सल्फेट होता है एंटीटेसिव होता है, एंटीटेसिव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, औषधि को शहद या गुड़ के साथ मिलाकर जानवर की जीभ एवं होठ पर लेप लगाना क्या कहलाता है? तो उसे बोला जाता है इलेक्ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपचार पर्ची में बिड का तात्पर्य क्या होता है? तो उपचार पर्ची में बिड का तात्पर्य होता है दिन में 2 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गेहूं के भूसे में डीसीपी होता है, गेहूं के भूसे में डीसीपी कितना होता है? दोस्तों 0%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बांझपन हो सकता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन हो सकता है। अगला क्वेश्चन, जानवरों को खिलाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला एनपीएन होता है, तो दोस्तों वह यूरिया होता है। कौन सा एनपीएन सर्वाधिक जानवरों को ज़्यादा खिलाया जाता है? यूरिया एनपीएन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने प्रतिशत यूरिया रूमन में टूट जाता है? तो 100% के लगभग जो यूरिया होता है
पूरा ही रूमन में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूसे का यूरिया उपचार करने का फ़ायदा होता है। तो दोस्तों इसमें N2 की मात्रा बढ़ जाती है, इसमें CPN DCP भी बढ़ जाता है और इसमें TDN ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो उपरोक्त सभी तीनों के तीनों उपचार भूसे का यूरिया उपचार करने के फायदे होते हैं। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूरिया में N2 की मात्रा पाई जाती है। तो यूरिया में N2 की मात्रा 46% पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है। तो रतौंधी जो रोग होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर होता है। दोस्तों इसका आंसर होगा क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूंगफली की खल में DCP की प्रतिशत मात्रा होती है। तो 46.5% मूंगफली की खल में DCP प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिनोला में TDN प्रतिशत की मात्रा होती है। तो बिनोला में 80% TDNA की मात्रा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे यूरिया नहीं खिलाना चाहिए। तो दोस्तों घोड़ा, कुत्ता, सूअर, इन तीनों को ही यूरिया नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, फ्रैक्चर के उपचार में बाह्य स्थिरीकरण का तरीका होता है। तो दोस्तों यह तरीका पोप कास्टिंग, स्प्लिंट, वॉकिंग कास्ट, ये तीनों के तीनों फ्रैक्चर के उपचार में बाह्य स्थिरीकरण के तरीके होते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्चर के उपचार में अंतः स्थिरीकरण का तरीका होता है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों तरीके अंतः स्थिरीकरण के तरीके होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतः स्थिरीकरण का सबसे मजबूत तरीका कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका सबसे मजबूत तरीका होता है बोन प्लेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एवुलेशन फ्रैक्चर का उपचार होता है। तो इसका उपचार होता है जो टेंशन बेंड व्रिंग होता है। ठीक है, एवुलेशन फ्रैक्चर का उपचार टेंशन बेंड व्रिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑर्थोपेडिक व्रिंग किस प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मल्टीपल फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर और कम्यूटेटर फ्रैक्चर। ये तीनों के तीनों ही इस प्रकार ये तरीका इन फ्रैक्चरों के उपचार का तरीका होता है, यानी वेरिंग का तरीका होता है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीमर की डिसाफाइस के फ्रैक्चर को सही करने के लिए काम में लिया जाने वाला जो तरीका होता है वह होता है इंट्रामेडुलेटरी पाइनिंग। ठीक है, इंट्रामेडुलेटरी पाइनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से शॉर्ट डे ब्रीडर का उदाहरण है। शॉर्ट डे ब्रीडर का उदाहरण भैंस, ऊँटनी, भेड़, ये तीनों के तीनों होते हैं। आंसर उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्षण में पाए जाने वाले पैम्पिनिफॉर्म फ्लेक्स का कार्य होता है। तो इनका कार्य शुक्राणु का निर्माण करना, तापमान नियंत्रण करना और शुक्राणु का संग्रहण करना होता है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी सहायक जनन ग्रंथि युग्म में नहीं पाई जाती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि में सहायक जनन ग्रंथि युग्म में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुत्ते में कौन सी ग्रंथि अनुपस्थित होती है। काउपर्स और सेमिनल वेसल्स कुत्ते में दोनों की दोनों अनुपस्थित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसके सीसन में सिस्मोइड फ्रैक्चर अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों सुअर तो दोस्तों
कुत्ता और घोड़े के सेशन में सिस्मोइड फ्रैक्चर अनुपस्थित होता है, कुत्ता और घोड़े। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में ग्लांस पेनिस अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों ग्लांस पेनिस सुअर और बिलाव दोनों के अंदर अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुलबस ग्लैंड्स किसके सेशन में पाया जाता है? तो दोस्तों यह ग्लैंड डॉग में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोरोना ग्लैंड्स किसके सेशन में पाई जाती हैं? तो कोरोना ग्लैंड्स घोड़े के सेशन में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्री स्कोर्टल सिस्मोइड फ्रैक्चर किस में पाया जाता है? तो यह पिग सुअर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सभी पालतू जानवरों में पाई जाने वाली सहायक जनन ग्रंथि होती है? तो प्रोस्टेट जो होती है सभी जानवरों के अंदर सहायक जनन ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। ठीक है, आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को सभी पसंद सहायकों के पास में शेयर करें, और वीडियो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे चैनल LSA राजस्थान के साथ में जुड़े रहें, हम ऐसे ही आपकी तैयारी और भी अच्छे से कराते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।